Hello, everyone, and welcome to another episode of Offside. This is Piyush and Bhavanshu, और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक और स्पेशल गेस्ट, चेल्सी फैन, मिस्टर शिखर। और एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, भवांशु, क्या आप देना चाहेंगे इनके बारे में? व्हाई ही इज सो स्पेशल फॉर अस? तो बेसिकली शिखर को आज एज अ गेस्ट बुलाने का पर्पस ये था कि he's been associated with football for quite a long time now and professionally I mean क्योंकि I remember back 10-12 years ago back in those days started as a journalist for goal.com. From there he moved to CNN IBN and वहाँ पे sports journalist था. After that he worked for Delhi Dynamos और उनके साथ टीम के साथ ट्रैवल किया, उनकी मीडिया मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट हैंडल की पूरी. एंड नाउ ही वर्क्स फॉर अ कंपनी हुज क्लाइंट इज प्रीमियर लीग एंड बेसिकली प्रीमियर लीग का प्रमोशन इन इंडिया एंड प्रीमियर लीग का इंस्टाग्राम पेज शिखर ने स्टार्ट किया था in 2019 and he's seen the journey from follower number 1 to 1 million followers today. So it's been a long, Yes, long journey, and he understands football better than us. So it will better be than very anyone. valuable to get his insights on some, uh, some issues of Indian football and overall scenario of Indian football, basically. Anything you want to add, Shikhar, to this? Thank you, Piyush. Thank you, Vanshu, for having me here. I think मैं वांशु को कुछ नहीं तो 15 सालों से तो मिनिमम जानता हूँ और पहली बार इसने मेरे बारे में इतना कुछ बोला है तो काफी काफी खुश हूँ मैं ये सब सुन के। पर ऑलरेडी काफी अच्छी स्टार्ट हो गई है पॉडकास्ट की। नॉर्मली फ्रेंड्स ऐसे ऐसे एक दूसरे की तारीफ करते नहीं हैं, बहुत ही रेयर वही तो मोमेंट्स होते हैं। मैं तो कह बहुत रहा हूँ कि बहुत ही थोड़ी देर और फॉर्मल वांशु बोल ले प्लेटफॉर्म है मेरे तो. बारे में। थोड़ी देर और तो वांशु बहुत ही मेरे थोड़ा बारे में बात कर थोड़ा ले। और लंबा इंट्रोडक्शन कर देते हैं। हाँ पूरा आधे घंटे का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, एपिसोड कल बनाएंगे. मेरे बारे में बात कर लेते हैं आज वांशु। तो डेफिनेटली काफी मूविंग टाइम ऑन से, एनीवे. काफी टाइम से भवांशु जो है वो बात कर रहा था, लेकिन जब बताया उसने कि that फाइनली फाउंड अ टाइम and agreed to join us. So I personally was very excited for this episode, for this podcast. So आज हम जानेंगे काफी चीजें. We'll talk about how the Premier League and how the football, Indian football, has changed throughout the years. Uh, क्योंकि you have worked for your journey has been very much professional in football, in footballing terms. और आपने मतलब फुटबॉल को बहुत करीब से देखा है, जितना कि अस फैंस नहीं देख पाते. सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो योर इनसाइट्स अबाउट इट. बट शुरू करेंगे हम लोग हमारी खुद की पर्सनल जर्नी से. विल टॉक अबाउट हाउ वी फेल इन लव विद फुटबॉल. सो शिखर, लेट्स स्टार्ट विद यू. आई थिंक मेरे लिए जो सबसे की मोमेंट था फुटबॉल में वो था 2002 का फीफा वर्ल्ड कप जो ब्राजील ने जीता था। 10 इयर्स का था मैं उस टाइम और मेरे लिए काफ़ी न्यू था स्पोर्ट क्योंकि हमारे हाउस होल्ड में तो क्रिकेट ही चलता था सबके घरों में। पर वो 2002 वाला वर्ल्ड कप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। आई थिंक वो काफ़ी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और क्योंकि उस वर्ल्ड कप से मतलब ऐसे ऐसे प्लेयर्स आए थे, रोनाल्डो, रोनाल्डिन्हो, कुछ कुछ बहुत ही पॉपुलर प्लेयर्स ऑलरेडी थे, ओलिवर कान, मिरोस्लाव क्लोजा। तो ब्राजील जर्मनी का फाइनल था जो मुझे अभी भी याद है जब रोनाल्डो ने अपने वो आइकॉनिक स्टेप ओवर किया था और ओलिवर कान के पास से निकाल के गोल किया था। तो वो एक मेमोरी एच है मेरे माइंड में अभी तक एंड आई थिंक दैट वाज द मोमेंट व्हेन मुझे इंटरेस्ट जागा था इस गेम में। सो दैट 2002 वाज द ईयर एंड देन उसके बाद हम लोगों ने प्रीमियर लीग देखना स्टार्ट किया था। मेरा भाई प्रीमियर लीग देखता था, वो आर्सेनल को फॉलो करता एंड था। उस टाइम आई गेस तुम कोलकाता में रहते थे. हाँ, हम कोलकाता में रहते थे। हम लोग खेलते थे हम लोग फुटबॉल काफ़ी सोसाइटी में। अम, पर देखने का शौक भी हाँ मतलब वहीं से जागा फिर हम लोगों को। आस पड़ोस में भी लोग काफ़ी बात करते रहते थे पर उस टाइम इंडियन फुटबॉल की काफ़ी बात होती थी। उस टाइम हमने सुना भी मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के बारे में ही था।
और मोहम्मदन स्पोर्टिंग करके एक काफी पॉपुलर they क्लब है were the ढाका का। biggest clubs, Indian हाँ, clubs. मतलब उस टाइम मतलब जो अभी क्लब्स हैं वो तो थे ही नहीं। उस Hmm. टाइम क्लब्स माइट डेम्पो था, सलगांवकर था, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, ऐसे ये सारे क्लब्स थे। तो फिर हाँ, तो वहां से फिर हमने प्रीमियर लीग देखना स्टार्ट किया, भाई के साथ बैठ के मैंने प्रीमियर लीग देखा 2002 ऑनवर्ड्स। रिलीजियसली फॉलो नहीं किया। आई थिंक रिलीजियसली मैंने फॉलो स्टार्ट किया 2004 में, जब वो इनविंसिबल सीजन आया था आर्सेनल का। जब वो पूरा सीजन अनबीटन गए थे प्रीमियर लीग में। और बिकॉज मेरी और मेरे भाई की इतनी राइवलरी चलती रहती थी कि हम लोगों ने उसको टक्कर देने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ब्लू टीम सपोर्ट करूंगा, क्योंकि एक दिन मैच चल रहा था आर्सेनल और चेल्सी का। ऑल्दो वो मैच चेल्सी का ड्रॉ हुआ था, पर चेल्सी में फाइट अच्छी दी थी, तो मैंने कहा मैं इसी टीम को सपोर्ट करूंगा। अब कोइंसिडेंटली हुआ ये है कि 2004 में रोमान अब्रामोविच ने क्लब भी खरीद लिया, और चेल्सी Um, मिड टेबल क्लब से बन गया टॉप क्लब। और दुनिया भर के प्लेयर्स आ गए। अम, तुम्हारा ड्रोग्बा आ गया, और लैम्पार्ड उस टाइम ऑलरेडी था, लैम्पार्ड फिर और अच्छा हो गया, जॉन टेरी भी उस टाइम ऑलरेडी था वहाँ पे, पीटर चेक आ गया, आर्यन रॉबिन आ गए उस टाइम, मतलब काफी ये सारे प्लेयर्स आ गए थे। और बैक टू बैक जोसे मोरिनियो कोच भी आ गया था 2004 में पोर्टो को चैंपियंस लीग जिता के। तो फुटबॉल वहां से मैं कहूंगा कि जो मैं रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ 2004 से 2023, वो ये पीरियड था मेरा। एंड दिस वाज आई थिंक व्हेन आई वाज डीपली इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट। मैं कोई इंटरेस्ट जागा उसके बारे में, उस प्लेयर्स के बारे में जानना, और पढ़ना उसके बारे में, बेसिकली टैक्टिक्स क्या होती हैं, क्योंकि उस टाइम जब मोरिनियो आया था तो वो डिफेंसिव फुटबॉल का बहुत जागा था, क्योंकि चेल्सी गोल्स ही कंसीड नहीं करती थी, तो बहुत लोग लिखते थे उसके बारे में, तो वो सब पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आने लगा था मेरे को। तो आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन आई गॉट डीपली इन्वॉल्वड इन फुटबॉल। एंड आई रिमेम्बर जब शिखर से मैं पहली बार मिला था, आई थिंक 2005 या 6 में, जब ये शिफ्ट हुआ था इधर दिल्ली एनसीआर में, तो हम सेम स्कूल में थे। एंड मैं भी तब तक क्रिकेट में था, मुझे तो फुटबॉल का दूर दूर तक नहीं पता था। तो आई थिंक इसी के थ्रू मैंने पहली बार कोई फुटबॉल प्रीमियर लीग मैच देखा या फुटबॉल मैच देखा, और मुझे पहली बार प्रीमियर लीग टीम्स के नाम पता चले। तो अगेन, जैसे इसने चेल्सी सपोर्ट किया, मैंने सोचा कि ये चेल्सी करता है तो मैं इसकी कोई राइवल टीम करूंगा सपोर्ट, तो मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड चूज कर ली। तो वहां से मेरी मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्नी सपोर्ट हुई, मतलब स्टार्ट हुई, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को सपोर्ट करता गया। और अभी जैसे हालात तो नहीं थे तब तब तो यूनाइटेड टॉप टीम थी, बट golden days. इसी के साथ फिर पहली बार हमारे स्कूल में मतलब फुटबॉल टीम सिलेक्शन हुआ कोइंसिडेंटली 2007-8 में। तो वहां से और इंटरेस्ट बढ़ा, फिर फुटबॉल खेलने लगे। फिर स्कूल टीम में सिलेक्शन हो गया, रिप्रेजेंट किया, फिर कॉलेज गए, वहाँ कॉलेज टीम को रिप्रेजेंट किया। तो ऐसे करके फुटबॉल में इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो बस प्रीमियर लीग देखना, देर रात में उठ के चैंपियंस लीग मैचेस देखना, आई थिंक लेट 2000, मतलब 10 से 15 तक तो ऐसे ही बीते हैं साल। एंड बस ये मेरी फुटबॉल जर्नी थी। मेरी तो फुटबॉल जर्नी शुरू हुई, इट स्टार्टेड लाइक आई वाज, पहले तो क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था मैं, आई यूज्ड टू वॉच क्रिकेट ओनली एंड प्ले क्रिकेट ओनली पूरा टाइम। फिर सडनली इन 2009 9 या 10 के अराउंड आई गॉट अ वीडियो गेम, फीफा 07। और वो मैं ऐसे ही रैंडमली आई स्टार्टेड प्लेइंग, मतलब फुटबॉल का इतना कोई शौक नहीं था मुझे, बस रोनाल्डो और इन सब के नाम पता थे। And coincidentally, the first team that I played with was Liverpool. और लिवरपूल में जो उनका स्टार प्लेयर था गेम में वाज स्टीवन जेरार्ड, जो कहीं से भी गोल मार देता था, मतलब शूट मारो, बटन दबाओ और गोल। तो आई गॉट इंट्रीड कि ये सही में ऐसा मतलब कर लेता है क्या। एंड सो आई वेंट टू यूट्यूब, आई सर्च हिज वीडियोस, और देखा तो भाई, तो एक्चुअल में ऐसा बंदा है, मतलब ही कैन शूट फ्रॉम एनीवेयर। ही वाज लाइक एन एनिग्मा एट दैट टाइम। तो वहां से स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्ट, और लिवरपूल और स्टीवन जेरार्ड के बारे में फिर उसकी हिस्ट्री जानना और वो पुरानी वीडियोस देखना, एंड देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग फुटबॉल प्रॉपरली। और उस टाइम वो टोरेस वोरेस का ज़माना था,
it started. फिर then I went to college. College में मेरा जो रूम पार्टनर था, he was a Chelsea fan. I met Bhavanshu, he was a United fan. और एक आध लोग मिले, they were Arsenal fans and तो एक वो ग्रुप बन गया, एक वो राइवलरी वाला, आपस में बैंटर करते थे, वीकली फुटबॉल मैचेस देखते थे, और कॉलेज आकर के डिस्कस करते थे. सो इट स्टार्टेड ग्रोइंग. और धीरे धीरे फिर क्रिकेट से, मतलब धीरे क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल में भी ऐसे इंटरेस्ट रखता रहा. और वहां से अब उस टाइम से लेकर के अभी ऐसा है कि मैं क्रिकेट देखना भूल जाता हूँ, बट फुटबॉल, लिवरपूल का कोई भी मैच चाहे रात के 3 बजे भी हो रहा हो, आई नेवर मिस इट. सो इट्स आई थिंक बीन, फीफा की वजह से काफी लोगों ने फुटबॉल देखना स्टार्ट कर दिया था, यस, इट्स फीफा स्टिल माय गेम की वजह फेवरेट से। गेम, स्टिल माय फेवरेट गेम. हम्म। मैं थकता नहीं हूँ भाई कभी खेलते हुए. करियर मोड में खेलते थे ना। करियर मोड यार, हाँ। जबरदस्त. आसपास मेसी खेल रहा है यूनाइटेड के लिए। अरे हम भी यही बहुत मजा करते थे। आती है. सो शिखर, आपने लाइक यू हैव वर्कड फॉर as a sports journalist for different country, for different companies. तो वहां से like through your journey, what you have seen, like not as a fan but as a professional working in the football, in the football arena in India, पिछले 10 साल में आपने क्या चेंजेस देखे हैं आते हुए, एंड हाउ द फॉरेन लीग्स लाइक प्रीमियर लीग हैव इम्पैक्टेड द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल. आई थिंक मैं इंडियन फुटबॉल की बात करूं अगर स्टार्ट में, क्योंकि जब मैंने अपना जर्नलिज्म करियर स्टार्ट किया था तो मेरे को जो टास्क दिए गए थे वो सारे इंडियन फुटबॉल को कवर करने के थे कि AIFF के ऑफिस जाओ द्वारका में, एंड आई यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ सिट विथ a lot of registers and नोट डाउन स्कोर्स जो वेबसाइट पे जाके अपलोड होते थे, क्योंकि उस टाइम इंडियन फुटबॉल की ऐसी कोई कवरेज थी नहीं कि स्टार स्पोर्ट्स के पास राइट्स हैं या सोनी के पास राइट्स हैं या जियो के पास राइट्स हैं. वो तो काफी टाइम बाद 10 स्पोर्ट्स के पास राइट्स आए थे. यस. और फिर 10 स्पोर्ट, तो उससे पहले तो मतलब goal.com वॉज द गो टू प्लेस की लोग लाइव कमेंट्री देखते थे और वो सब. अब तो काफी टाइम तक तो यही होता था कि वो जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करने होते थे लोगों के लिए कि किसको कितने येलो कार्ड्स मिले हैं या किसको कौन कितने मिनट सब्स्टिट्यूट हुआ, तो ये सब मैंने पहले जाके फर्स्ट ईयर में इंदिरापुरम से द्वारका जाता था, वहाँ 3-4 घंटे रजिस्टर खोल के वेबसाइट अपडेट करता था कि सारे स्टैट्स अपलोड हो जाएं उसमें. तो मैंने वो वाला पार्ट भी देखा इंडियन फुटबॉल का, और ये वाला पार्ट भी देखा है जहाँ अब तो मतलब काफी बूम कर गया है. आई थिंक इनिशियली तो जो क्रेज था वो लिमिटेड पॉकेट्स में था. फुटबॉल जो था तुम्हारे वेस्ट बंगाल में था, गोवा में था, नॉर्थ ईस्ट में था. नॉर्थ ईस्ट. केरला में उस टाइम नहीं था कि आई डोंट थिंक आई लीग टीम थी उस टाइम केरला में, एज फार एज आई रिमेम्बर. वो तो बहुत केरला ब्लास्टर्स के आने के बाद से काफी फर्क पड़ा है केरला में भी पॉपुलैरिटी का, उसके बाद और काफी क्लब्स आए. बट आई थिंक उस टाइम बहुत क्रेज था स्पेशली कोलकाता डार्बी में. मैं आई वाज फॉर्चुनेट एनफ कि मैं एक बार कोलकाता डार्बी देख कर आया हूँ, एंड जो एक्सपीरियंस वो है, मतलब आई हैव सीन अ प्रीमियर लीग मैच. मैंने आर्सेनल को एमिरेट्स में खेलते हुए देखा है और चेल्सी को खेलते हुए देखा है स्टैम्फोर्ड ब्रिज में, बट वो जो कोलकाता डार्बी वाला एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही कम जगह रेप्लिकेट हो सकता है पूरी दुनिया में. तो मतलब अपने में ही एक एक्सपीरियंस है वो. बट ऑब्वियसली ओवर द इयर्स जो पॉपुलैरिटी गेन करी है फुटबॉल ने इंडिया में, इट हैज बीन ट्रेमेंडस, एंड आई थिंक फॉरेन लीग्स का बहुत बड़ा हाथ है उसमें. प्रीमियर लीग, और आई वुड से प्रीमियर लीग का स्पेशली बहुत बड़ा हाथ है उसमें, बिकॉज हम जैसे जैसे पीयूष है, जैसे बांशु है, जैसे मैं हूँ, हम सब ने इन प्रीमियर लीग क्लब को देखना स्टार्ट करके ही इंडियन फुटबॉल में अपना इंटरेस्ट जगाया है. अनलाइक क्रिकेट वेयर हमारा इंडियन क्रिकेट टीम का इतना सक्सेस था कि हम उनको ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे, इंडियन फुटबॉल में ये सीन कभी था नहीं. तो हमारे लिए वो ग्रेजुअल प्रोसेस था कि प्रीमियर लीग देखकर इंडियन फुटबॉल में इंटरेस्ट जागा था. तो आई वुड से हाँ, प्रीमियर लीग, इवन ला लीगा, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना स्पेशली, इन दो टीमों ने इंडियन फुटबॉल इन जनरल बहुत ग्रो करा है इंडिया में. आई थिंक जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था कवर करना फुटबॉल, और मैं जाता था अम्बेडकर स्टेडियम दिल्ली में मैचेस कवर करने के लिए,
आई थिंक वहाँ पे अम्बेडकर स्टेडियम और जो मैंने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जो 2 स्टेडियम से मैंने फुटबॉल कवर किया है काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में, बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है दोनों में। अगर मैं अम्बेडकर स्टेडियम जाता हूँ जो 10,000 कैपेसिटी का स्टेडियम था, वो करीब 80% फुल रहता था। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो एक तो स्टेडियम छोटा था और ऊपर से वो जो ओल्ड दिल्ली का क्राउड था, उनको फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है। क्योंकि जो वो प्लेयर्स होते थे वो उनके अपने होते थे, वो उसी एरिया से आ रहे हैं वो प्लेयर्स, उसी सेटिंग से आ रहे हैं, कोई किसी का रिलेटिव है, कोई किसी का दोस्त है, तो वो जो पुरानी दिल्ली के जितने भी मार्केट्स होती थी वो सब आ जाती थी वहाँ पे मैच देखने के लिए, चाहे वो छोटे बच्चा हो चाहे वो बूढ़े अंकल हो, वो सब मैच देखने आ रहे थे। तो वो जो ओल्ड दिल्ली में फुटबॉल का क्रेज था, अनफॉर्चुनेटली वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा दिल्ली में। आई थिंक इसीलिए जब लोग कहते हैं कि दिल्ली में फुटबॉल कल्चर नहीं है, वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की ज़्यादा बात कर रहे हैं। और एक्चुअली फुटबॉल का क्रेज काफ़ी है दिल्ली में। अगर आप दिल्ली की हिस्ट्री देखें फुटबॉल में, क्रेज काफ़ी था। नेहरू स्टेडियम की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो 60,000 का स्टेडियम है, तो चाहे वो जितना भी भर जाए वो खाली ही लगेगा, क्योंकि 60,000 भरना तो इम्पॉसिबल है दिल्ली में। तो अगर, क्योंकि हमने दिल्ली डायनामोज में ऐसे भी मैच देखे हैं जहाँ 25,000 लोग हैं स्टेडियम में, लेकिन वो खाली ही लगता है टीवी पे। खाली लगता अगर है। 25,000 लोग मैं पुणे में खिला दूं बालेवाड़ी स्टेडियम में, तो वो 25,000 तो ओवर कैपेसिटी है। बॉम्बे में मैं अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिला दूं तो वो ओवर कैपेसिटी है 25,000। पर दिल्ली में वो सीन नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी इस नेहरू स्टेडियम की कि कनेक्टिविटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि वो स्टेशन मेट्रो से काफ़ी दूर है। मतलब आपको उसमें चल के काफ़ी आना पड़ेगा, जिसकी वजह से ऑलरेडी काफ़ी दिक्कतें हो जाती थी लोगों को। और ऊपर से रात में जब आप निकल रहे हो 10-11 बजे, तो आपको टैक्सीज मिलना मुश्किल है। आपको मेट्रो स्टेशन तक चल के जाना पड़ता है, वो और एक सबसे बड़ी दिक्कत है। और ऊपर से आईएसएल में इनिशियली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, और जो अभी भी प्रॉब्लम है, कि वीकडे मैचेस बहुत होते हैं। इन हाँ। लोगों के लिए वीकडे को शाम को 7 साढ़े 7 बजे निकलना, स्टेडियम में बहुत फुटबॉल possible। एक्सपीरियंस करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और ऊपर से साउथ दिल्ली जैसी जगह में आपको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा जो आपको डिफरेंट है। वेस्ट दिल्ली बहुत डिफरेंट है, नॉर्थ और साउथ भी बहुत। तो अ, हम जो ढूंढ रहे थे ऑडियंस, वो हमारी ऑडियंस थी नोएडा की ऑडियंस थी, वो हमारी ऑडियंस थी, कॉलेज गोइंग ऑडियंस थी। वो हमारी ऑडियंस जो थी वो स्कूल की ऑडियंस थी, क्योंकि वर्किंग ऑडियंस हमारी वीकेंड को ही फ्री थी और हमारे मैचेस वीकेंड्स को बहुत कम होते थे। और जो स्कूल वाली ऑडियंस थी, वो शाम को 11 बजे, रात को 11 बजे घर नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि सुबह स्कूल होता था। तो चैलेंजेस थे काफ़ी। आई विल नॉट से कि हमने कोशिश पूरी करी थी, बट आई डोंट थिंक वी वर वेरी सक्सेसफुल इन व्हाट वी वर ट्राइंग टू अचीव। बट उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस थे, एंड आई थिंक दैट वाज, आई वुड नॉट से कि ये मेन रीजन था दिल्ली टीम को उड़ीसा शिफ्ट करने का। जो मेजर रीजन था दिल्ली टीम को उड़ीसा शिफ्ट करने का, वो ब्यूरोक्रेटिक रीजन भी बहुत थे इसके पीछे। कि नेहरू स्टेडियम में जितना हम पर मैच फीस देते थे, हम्म। उतने में तो उतना आईएसएल और आई लीग में जितने भी टीम्स हैं कोई नहीं देता। मतलब अगर एक मैच खेलने के 5 लाख रुपए जाते थे उस स्टेडियम में एक दिन के, और हमको वो स्टेडियम लेना पड़ता था 3 दिन पहले मैच के। तो अ, अगर हमारे 8 होम मैचेस हैं, तो करीब करीब 90 लाख रुपए तो हमारे स्टेडियम रेंट पे निकल गए। तो आप सोच ही सकते हो कि उसमें कितना मैसिव डिफरेंस है सस्टेन करना यहाँ पे हम्म। दिल्ली में फुटबॉल टीम को। और ऊपर से प्लेयर्स की वेजेस, प्लेयर्स को ट्रैवल, स्टाफ की सैलरी, और जो भी खर्चे हैं ऊपर से एक्स्ट्रा। और जो एक आईएसएल टीम पैसा कैसे कमाती है, वो आती है स्पॉन्सरशिप से। और अनफॉर्चुनेटली इंडियन फुटबॉल में स्पॉन्सरशिप इतनी है नहीं। डिफरेंस सबसे बड़ा क्या है कि प्रीमियर लीग क्लब्स या कोई भी यूरोपियन क्लब्स का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है टीवी ब्रॉडकास्ट। जो फॉर एग्जांपल प्रीमियर लीग का हाईएस्ट टीवी ब्रॉडकास्ट है इन वर्ल्ड फुटबॉल, एंड प्रोबेबली सेकंड और थर्ड इन वर्ल्ड स्पोर्ट्स ओवरऑल। जो वो टीवी रेवेन्यू आता है प्रीमियर लीग, वो
उन 20 क्लब्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर मैं एक कॉन्ट्रास्ट दूं तो जो लास्ट प्लेस प्रीमियर लीग टीम है जो रेलीगेट हो गई, they will probably earn almost as much as the third place team in the French league or the fifth place team in the Spanish league. Yeah. तो आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा डिस्पैरिटी है। इंडियन फुटबॉल में ये सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम स्टार स्पोर्ट्स वाज द को ओनर आईएसएल में। हाँ ये जो आईएसएल स्टार्ट हुआ था ये रिलायंस प्लस स्टार स्पोर्ट्स की लीग थी, तो इसमें ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू तो था ही नहीं टीम्स के पास। और ऊपर से आईएसएल टीम्स फ्रेंचाइज फीस भी दे रही थी आईएसएल को ही, तो इसमें एक्सपेंस ज़्यादा थे और इनकम कम थी, तो सस्टेन करना तो बहुत ही मुश्किल है इंडियन फुटबॉल में। ऑब्वियसली अब थोड़ा सा बेटर हुआ है, बट आई वुड नॉट से बहुत बेटर हुआ है। आई थिंक इट इज इन फ्रंट ऑफ यू कि पुणे की जो टीम थी वो बंद हो गई, एफसी पुणे सिटी। हैदराबाद की जो टीम है, अगर आपने अभी सोशल मीडिया देखा हो, तो हैदराबाद के प्लेयर्स को, पुराने जो प्लेयर्स को सैलरी नहीं मिली है बहुत टाइम से। अभी रिसेंटली तो एक प्लेयर ने ट्विटर पे उनके ट्वीट किया है कि उन्होंने नया प्लेयर अनाउंस किया था, उन्होंने कहा ये तो बढ़िया है लेकिन मेरी सैलरी कब दोगे। तो मतलब काफ़ी दिक्कतें हैं, बट ऑब्वियसली आई थिंक जैसे जैसे इंटरेस्ट जागा है और इंडियन इंटरनेशनल टीम की परफॉर्मेंस बेटर हुई है, आप देख रहे हो कि कैसे जस्ट जनरली फुटबॉल में इंटरेस्ट जागा है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं फुटबॉल में। फॉर एग्जांपल दिस इज आल्सो a content creator group only that we're talking about, पीयूष भवानशु। इंस्टाग्राम पे कितने सारे लोग अब रील्स बना रहे हैं इंडियन फुटबॉल पे। पहले ये सिर्फ चीज़ें प्रीमियर लीग पे बनती थी या फीफा वर्ल्ड कप पे बनती थी, तो ग्रोथ हुआ है। बट अगेन आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंडियन फुटबॉल का है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, इज हाउ डू क्लब्स सस्टेन देमसेल्व्स। हीरो जो स्पॉन्सर था इंडियन फुटबॉल का फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, हीरो आईएसएल हुआ करता था, हीरो आई लीग हुआ करता था, अब हीरो भी चला गया है। अब आईएसएल के पास टाइटल स्पॉन्सर नहीं है। तो ये एक और सबसे बड़ा दिक्कत है, इंडियन नेशनल टीम के पास टाइटल स्पॉन्सर नहीं है, तो ये एक सबसे बड़ा और दिक्कत है। तो आई थिंक जो सबसे बड़ी इश्यूज हैं वो अभी भी सॉल्व नहीं हुई हैं, कमर्शियल जो हैं, बट आई थिंक इंटरेस्ट बहुत जनरेट हुआ है एंड नेशनल टीम के परफॉर्मेंस ने बहुत हेल्प किया है उसमें। सर्टेन पॉकेट्स बहुत ही ज़्यादा की हैं इंडियन फुटबॉल के लिए, केरला हो गया, बेंगलुरु हो गया, नॉर्थ ईस्ट बहुत ही बड़ा मार्केट है फुटबॉल का। जो मैंने अपने प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस में देखा है कि शिलोंग जैसी जगह में मैं गया हूँ, शिलोंग जैसी जगह में हम लोगों ने प्रीमियर लीग की स्क्रीनिंग करवाई थी, लिवरपूल मैन यूनाइटेड मैच की, जो फुल हाउस था। वहाँ पे कुछ नहीं तो 8-10 हज़ार लोग स्क्रीनिंग देखने आए थे शाम को वीकेंड पे। अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो आईएसएल क्लब है वो ये नहीं कर पाया। उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उन्होंने गुवाहाटी जैसी सिटी में मैचेस खेले, विच इज़ नॉट दी हॉटबेड इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में हॉटबेड है मिजोरम, शिलोंग, ये सारी एरियाज। गुवाहाटी इज अ वेरी is a city जहाँ which is not the hotbed, so I think that was one of the areas where North East United has also struggled। क्योंकि जब लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल है सो पॉपुलर, मैं गया हूँ नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली डायनामोस की टीम लेकर, और ऐसा भी हुआ है कि मुश्किल से 200 लोग दिख रहे हैं स्टेडियम में जो मैच देखने आए हैं। तो सो आई थिंक इन अ क्रक्स जो मैंने 10-12 साल जो इंडियन फुटबॉल क्लोजली फॉलो किया है, आई थिंक ये these have been my key takeaways of how I've seen the sport develop, but I think the major challenges still remain, which have not been answered over these years। जिस दिन हम लोग वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गए, आई थिंक वो मोमेंट आ जाएगा। जो स्पोर्ट्स को नहीं जानते हैं वो विराट कोहली जानते हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स को नहीं जानते वो सुनील छेत्री नहीं जानते हैं। हाँ, ये तो आप दोनों के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से बता सकते हो, कोहली और छेत्री के। पिछले वर्ल्ड कप में उनकी फर्स्ट टीम ने अर्जेंटीना की फर्स्ट टीम को हरा दिया। अर्जेंटीना को आई थिंक हराया। दैट वाज अ मोमेंट एशियन फुटबॉल के लिए बहुत बड़ी बात थी ओवरऑल। वी फोकस मोर ऑन रैंकिंग, ग्रासरूट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब तक आपके प्लेयर अच्छे नहीं आएंगे। बस उनका पैसा निकले वहां से। ऐसे पैसा बना रहे हैं ना क्लब्स पैसा बना रहे हैं, सब बातें करते हैं पर कोई कुछ करता नहीं है उसको लेके।